अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लजीज इंस्टीट्यूट। आई एम हाफिज मोहम्मद अरसलान और आप सबको खुश आमदीद करते हैं हम इस 2 डेज फ्री सेमिनार में जो कि हम ऑनलाइन कंडक्ट करने जा रहे हैं PMS 2024 के लिए। और PMS 2024 कह लें क्योंकि ये करीब है, इसलिए हम PMS 2024 कह रहे हैं। आप CSS भी कह सकते हैं इसे, क्योंकि CSS की भी लोग प्रिपरेशंस कर रहे हैं। तो आज का जो हमारा ये यहाँ पर सेमिनार रखने का मकसद है, आज उसका एक हिस्सा है। उस एक हिस्से में हम जो है ना वो डिस्कस करेंगे अपने कंपल्सरी सब्जेक्ट्स, और उनमें देखेंगे कि हम किस तरह जो है ना वो उनको कवर कर सकते हैं, क्या क्या उनमें चीज़ें हैं जो कि आपको माइंड में रखनी हैं। और कुछ यहाँ पर लोग जो है ना वो इसलिए भी बैठे होंगे जो गाइडेंस के लिए आए होंगे, उनके लिए गाइडेंस हो जाएगी वो। और कुछ जो है ना वो ये देखना चाहते हैं कि क्या हम इस इंस्टीट्यूशन में अपने सेशंस इनरोल कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो वो भी, उनको भी आइडिया हो जाएगा कि हम आपके जो फ्यूचर की है वो किस तरह जो है ना वो केयर करते हैं। तो आप ये देखेंगे आज। तो विदाउट एनी डिले लेट्स बिगिन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है ना, मैं आपको इंट्रोडक्शन करवाना चाहूँगा अपने इंस्टीट्यूशन का कि हम यहाँ पर किस तरह जो है ना फ़िलहाल काम कर रहे हैं। और फिलहाल जो है ना वो हमारा ऑनलाइन सिस्टम है जिससे जिसे जिससे जो है ना वो पूरा पाकिस्तान फ़ायदा उठा रहा है। और वैसे ये तो बनाया गया था सदरन पंजाब के लिए, लेकिन जूम की वजह से जो है ना वो पूरा पाकिस्तान इससे फ़ायदा उठा रहा है। और अब चलते हैं हम अपने सिस्टम्स की तरफ। ये वेबसाइट आपके सामने है, और ये वेबसाइट जब ओपन करते हैं तो आपके साथ इस तरह का कुछ ओपन होगा। ये वेबसाइट है हमारी, ठीक है। और इस वेबसाइट में आप देख सकते हैं कि जो भी चीज़ें अवेलेबल हैं जो हम प्रोवाइड करते हैं, फॉर एग्जाम्पल जो कम्पिटिटिव एग्जाम्स के हवाले से CSS PMS वन पेपर एग्जाम्स, उसके अलावा और भी। और दिस इज़ माई सेल्फ, CEO ऑफ लजीज इंस्टीट्यूट, PMS क्वालिफाइड और ऑफिसर वर्किंग एज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय। और उसके अलावा जो है ना वो हमारी स्टूडेंट्स मोर देन, अब ये तकरीबन 500 स्टूडेंट्स, और उसके बाद जो है ना वो 280 जो है ना वो हमारे स्टूडेंट्स पास आउट हो चुके हैं, और 93 तक जो है ना वो सक्सेस स्टोरीज हैं। और सक्सेस स्टोरीज में मल्टीपल डायमेंशन से हैं, और कुछ उनमें से जो सक्सेस स्टोरीज हैं जो कि आपके सामने हम पेश करेंगे, और रिसेंटली वो हमारे इंस्टीट्यूशन में पढ़ा भी रहे हैं। जैसे आप यहाँ पर ये देखेंगे, हमारे इरफान साहब हैं, और ये हमारे सर्व कर रहे हैं BS18 में, और 2 दफ़ा इनकी सिलेक्शन हुई। आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये देखें, ये एक दफ़ा ये हुई है, फिर एक दफ़ा ये, और ये भी हमारे स्टूडेंट हैं, सर्व कर रहे हैं 17 ग्रेड में। उसके अलावा जो है ना और भी स्टूडेंट्स हैं, और कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका हम यहाँ पर डिस्प्ले नहीं कर सकते क्योंकि वो कुछ सीक्रेट एजेंसीज में हैं। तो इस हवाले से जो है ना, और ये हमारी कराची की स्टूडेंट हैं जो कि टाउन ऑफिसर के तौर पे सर्व कर रही हैं। और यहाँ पर आप जो भी है, मतलब हमारी जो न्यूज़ वगैरह जो होती हैं, जो सेशंस वगैरह की होती हैं, वो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इसके अलावा जो हमारा नेक्स्ट जो स्टेप है, नेक्स्ट हमारा जो लेडर है इस हवाले से, वो हमारे हैं एग्जामिनेशन आवर सिस्टम्स में। यहाँ पर तो ये हम कोर्सेज हैं, मतलब जो हम ऑफर करते हैं PMS, तमाम जो पाकिस्तान में जो भी PMS प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विसेज होती हैं, वो जो एग्ज़ाम्स होते हैं हम उनके हवाले से प्रिपरेशन करवाते हैं। और उसके अलावा और भी बहुत सारे कोर्सेज हैं जो हम करवाते हैं। अब हम आपको लेके चलते हैं हमारे लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम पर, जहाँ पर आप हमारे कोर्सेज देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल देखें, ये हमारा लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है। इसको आप कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं? अब इसका नेक्स्ट वर्जन आ रहा है एप्लीकेशन की सूरत में, जहाँ पर आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स और ईच एंड एवरीथिंग जो है ना वो अवेलेबल होगी फॉर द स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। और ये हमारे कोर्सेज हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर, और ये हमारे मेंटोर्स हैं, और ये जो कुछ फीचर्ड हैं जो यहाँ पर मतलब अवेलेबल हैं। और इसके अलावा आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ हमारे जो है ना वो सेशंस चलते रहते हैं। और ये हमारा LMS सिस्टम है। ना सिर्फ आप यहाँ पर स्टूडेंट बन सकते हैं, बल्कि यहीं से जो है ना वो टीचर्स की हायरिंग भी होती है। देखिए यहाँ पर जो है ना वो ज्वाइन नाउ एज अ इंस्ट्रक्टर। एज एन इंस्ट्रक्टर जब आप ज्वाइन करते हैं तो आपके पास एक सिस्टम की जो है ना वो एक्सेस होती है, और आप सिस्टम को अपनी जो है ना वो मर्जी से जो है ना वो यूज़ कर सकते हैं एज इंस्ट्रक्टर के तौर पे। और फिर इसके इसके अलावा, मतलब यहाँ पर आप देखना चाहेंगे कि फॉर एग्जांपल किस तरह ये काम करता है। तो हम लेट्स सी के यहाँ पर पाकिस्तान अफेयर्स को आप देखते हैं। तो पाकिस्तान अफेयर्स में जब आप आते हैं तो यहाँ पर आप आते हैं, आपको डेमो लेक्चर मिलता है। जैसे ही आप इसे क्लिक करते हैं
तो आपको कंप्लीट जो यूट्यूब पे डेमो लेक्चर आपको मिलेगा वो यहाँ पर भी मिलेगा। फॉर एग्जांपल जैसे पाकिस्तान स्टडीज़ है, तो आप देख सकते हैं ये स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पर आके अपना डेमो लेक्चर देखते हैं आप, और उसके अलावा प्राइस भी आपके सामने है और ये आपने देखना है। ठीक है, और ये पहला टॉपिक है, वैसे आपने आज भी मतलब ये देखना है और आज हमने ऐसे ऐसे डिस्कस भी करना है। आप यहाँ से भी देख सकते हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर भी पड़े हुए हैं। और उसके अलावा जो हमारा थर्ड लेटर है, मतलब थर्ड स्टेप कह सकते हैं आप, वो क्या है जी, वो इस हवाले से हमारा है एग्जामिनेशन सिस्टम। एग्जामिनेशन सिस्टम सीएसएस वालों के लिए स्पेशली है, ये हमारा एग्जामिनेशन प्लेटफॉर्म है। इसमें क्या है जी, आपको जो है ना वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाता है जिसमें आप बैठे बैठे, घर बैठे जो है ना वो कंट्रोल्ड राइटिंग कर सकते हैं। कैसे कंट्रोल राइटिंग कर सकते हैं, आप यहाँ पर रजिस्टर करते हैं आके, और रजिस्टर करने के बाद आप जो भी एग्जाम्स हैं, फॉर एग्जांपल जब हम इंग्लिश के लिए स्पेशली जो है ना वो आप एडमिशन लेते हैं, तो इंग्लिश के लिए आपको एंट्री टेस्ट देना पड़ता है। विदाउट एंट्री टेस्ट जो है ना वो आप नहीं ज्वाइन कर सकते। तो इसलिए यहाँ पर आप आते हैं और आप आके जो आपके सामने, ये फ्री है वैसे टेस्ट फ्री है ये, तो अपना टेस्ट देते हैं और उसके बाद आपका चेक किया जाता है। और तहसीलदार का हमारा जो बैच स्टार्ट हुआ था वो प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट था, और जिन्होंने टेस्ट पास किया था सिर्फ वही जो है ना वो शामिल हुए थे, और उनको 50% जो है ना वो हमने ऑफ किया था। ठीक है, अच्छा जी। उसके अलावा यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये भी कुछ कमेंट्स हैं जो फीडबैक लोग देते हैं हमारे हवाले से। तो ये हमारे स्टूडेंट्स हैं, जैसे इन्होंने जो है ना वो 2 दफ़ा 17 ग्रेड का और एक 18 ग्रेड का भी पास किया। ये हमारी जो है ना वो होस्ट भी हैं और सब इंस्पेक्टर हैं। और उसके अलावा मिस सनम जैसे बताया आपको कि ये, और ये हमारी इस तरह इरफान हैं जो कि आजकल डिप्टी असिस्टेंट डायरेक्टर हैं ईसीपी में। तो इस तरह ये सादिया रज़ाक हैं जो कि इसमें एजुकेशन डिपार्टमेंट में हैं, और ये हमारे साइंटिफिक ऑफिसर हैं। तो इस तरह जो है ना वो हमारा ये सिस्टम पूरा काम करता है, और इस तरह जो है ना वो आपको लेके चलता है। अब हम अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं, जो हमारा है कि हम कंपलसरी सब्जेक्ट्स के बारे में जो है ना वो आज की डिस्कशन है। देखेंगे कि कंपलसरी सब्जेक्ट्स पीएमएस और सीएसएस में क्या फ़र्क होता है, और जो इससे जुड़ी हुई एक और बात है जो यहाँ पर आज करने का मकसद था, वो सिर्फ और सिर्फ ये है कि स्टूडेंट्स को ना इस बात में मसला आता है कि इंग्लिश को वो अलग समझते हैं, इंग्लिश ग्रामर को वो अलग समझते हैं, और उर्दू को भी वो अलग समझते हैं। हालांकि आप देखिएगा आज कि किस तरह जो है ना वो आपकी तीनों सब्जेक्ट की तैयारी एक टाइम पे हो सकती है। ठीक है, तो इसी तरह पाकिस्तान अफेयर्स और करंट अफेयर्स, इनको ये दोनों अलग भी हैं, लेकिन एट द सेम टाइम ये सेम भी हैं। ये अलग कैसे हैं और सेम कैसे हैं, ठीक है, तो ये भी हम देखेंगे। और उसके अलावा एक ऐसी चीज है, मतलब जो एक पैराग्राफ राइटिंग टेक्निक है, कि किस तरह आप जो है ना वो सीखने के बाद, उसके ऊपर ग्रिप हासिल करने के बाद, किसी भी किस्म का जो भी 12 पेपर्स हैं आपके पास, 1200 नंबर के पेपर्स हैं, आप उनको किस तरह जो है ना वो बड़े ही बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ये भी हम आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं अपना प्रिपरेशन ऑफ इंग्लिश ऐसे प्रेसी एंड उर्दू एट द सेम टाइम कैसे कर सकते हैं आप, क्या आखिर ऐसा इसमें हम देखें कि हमें ये तीनों पेपर जो है ना वो बड़े आसान लगे। इसलिए जो है ना वो हम वैसे इंग्लिश ऐसे और प्रेसी जो है ना वो कभी भी दो सब्जेक्ट्स बना के नहीं पढ़ाते, क्योंकि एक तो फीस बहुत ज़्यादा हो जाती है, दूसरा ये कि अलग अलग पढ़ाने का कोई फायदा नहीं है। अब आपको बताते हैं उसका क्या मतलब, क्यों ऐसा है। अब यहाँ पर नोट करें, कंपैरिजन किया गया है। अब ये इंग्लिश कंप्रिहेंशन का पेपर है, ठीक है, और अगर आप बात करें ये उर्दू कंप्रिहेंशन का है, ठीक है, पीएमएस का। तो इसमें आप देखें कि बहुत सारी चीजें आपको सेम मिलेंगी। कैसे, ये देखें, ये पहला क्वेश्चन इसमें देखें आप, और इसमें ये देखें। अब यहां पर उसने सिर्फ ये कहा है कि 1000 लफ्ज हों, और उसने क्या कहा है यहाँ पर कि आपके पास 200 वर्ड्स हों। लेकिन यहां पर नोट करें कि उसने पैराग्राफ की बात की है, और यहां पर वो क्या बात कर रहा है, मजमून बात कर रहा है। अब पैराग्राफ में और मजमून दोनों में फर्क है, ठीक है, जब हम पैराग्राफ पढ़ेंगे तो आपको मैं बताऊंगा किस तरह फर्क है। लेकिन लेकिन पैराग्राफ बेसिकली एक कंपोनेंट है किसका, मजमून का। और अगर पैराग्राफ को अगर ये कहा जाए ना कि जो 80% मजमून का या ऐसे का जो कंपोनेंट होता है वो क्या होता है, वो क्या होता है जी, वो पैराग्राफ होता है। ठीक है, वो होता है पैराग्राफ। और अगर किसी को पैराग्राफ लिखना आता है तो वो कुछ भी लिख सकता है, हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से वो कुछ भी लिख सकता है। वो बेसिक स्किल है जो सबको पता होनी चाहिए, ठीक है, जो कि नहीं पता होती मोस्टली कैंडिडेट्स को। बाकी ये जो चीजें हैं इसमें कह सकते हैं कि एक तो आपकी रीडिंग पे डिपेंड करती हैं,
ठीक है। और दूसरा ये कि कोई अच्छी बुक आपको मिल गई, और कभी कभी कह सकते हैं कि लक पे भी, क्योंकि इनका कुछ सिलेबस नहीं होता कि आप कहेंगे ये सिलेबस था। और ये जो है ना, इसमें सिंपली लेटर का एक स्ट्रक्चर होता है जो आपने देखना होता है, उसी को फॉलो करना होता है, ठीक है। और यहाँ पर भी वही पैराग्राफिंग टेक्निक आप इस्तेमाल कर रहे होते हैं, क्योंकि आपने अपनी बात पहुंचानी है ना, तो कैसे पहुंचाएंगे आप अपनी बात, ठीक है। तो इस हवाले से अगर बात की जाए कि हम इंग्लिश ऐसे और प्रेसी को साथ साथ क्यों पढ़ाते हैं, तो ये देखें, यहाँ पर आप देखें कंपोजिशन, यहाँ पर नरेशन पढ़ रहे हैं, और यहाँ पर देखें आप वॉइसेस, चेंज ऑफ वॉइसेस पढ़ रहे हैं ये। और उसके अलावा अगर आप नेक्स्ट चलें तो यहाँ पर देखें ये आप प्रेपोजिशन का जो है ना वो पढ़ रहे हैं। अब ये तीनों चीजें ऐसी हैं कि जो आपको एक प्रैक्टिकली जब तक आप कहीं अप्लाई नहीं करेंगे, उस वक्त तक आप ये बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं ना, 10th क्लास, मेरे ख्याल में ये 9th क्लास से शायद स्टार्ट करवाते हैं, पता नहीं अब कब से स्टार्ट करवाते हैं, लेकिन 9th या जो है ना वो पहले स्टार्ट करवाते थे। तो देखने की बात है, सोचने की बात है कि हमारे जो यंग जनरेशन है उनको क्यों आखिर इंग्लिश ऐसे जो है ना वो बहुत ही टफ लगता है, क्योंकि हम हर चीज को अलग अलग पढ़ते हैं, हम उस चीज की एप्लीकेशन नहीं करते, इसलिए जो है ना वो हमारे लिए मुश्किल होता है। और एक और चीज देखें, यहाँ पर ये देखें तलखीस की बात कर रहे हैं, और यहाँ पर देखें ये प्रेसी की बात कर रहे हैं, दोनों सेम चीजें हैं। अब ये सिर्फ इंग्लिश में है, और ये क्या है, ये सिर्फ उर्दू में है, बस सिंपल फर्क फर्क इतना है। और अब देखें कि प्रेसी को या तलखीस को हम इतना कम्प्लेक्स करते हैं, इतना टेक्निकल करते हैं कि चलें ठीक है, उसने तो हमें बता दिया 1/3 होनी चाहिए, ठीक है, टाइटल होना चाहिए इसका। लेकिन हम क्या करते हैं, हम एक एक लाइन को पढ़ते हैं और देखते हैं कि इसका क्या मतलब है, फिर उसे शॉर्ट करने की कोशिश करते हैं। नहीं, पैसिव, उसने ये नहीं कहा कि आपने इसकी जो है ना वो इसे छोटा करना है, छोटा नहीं करना कहा उसने, सिर्फ आपको ये नहीं कहा कि आपने इसे कंसाइज करना है, उसने ये भी कहा है कि आपने इस तरह कंसाइज करना है कि अगले बंदे को उस बात की पूरी समझ आए। तो ये तो तब हो सकता है ना जब आपको पैराग्राफ की समझ आए। तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हम जो आपको बताना जो है ना वो आपको नहीं पता होती, आप जो है ना वो डायरेक्ट उस पर हिट करते हैं, कैसे कि आप जो है ना वो प्रेस सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं। हम देखिए, हम रीडिंग्स नहीं करते, बुक रीड नहीं करते। जब बुक रीडिंग नहीं होगी, आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, तो बेसिकली आपने देखा होगा कि जो लिखा होता है पेपर का टाइटल जो होता है, इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन, इंग्लिश प्रेसी एंड कंप्रीहेंशन, इस तरह की कोई चीज लिखी होती है, ठीक है। या तो कंपोजिशन लिखा होगा या कंप्रीहेंशन लिखा होगा, ठीक है। तो इन दोनों का मतलब क्या होता है, कंप्रीहेंड का मतलब होता है समझना। अब देखें, जब तक आपको ये चीज समझ ही नहीं आएगी, तो आप किस तरह जो है ना वो उसको जो है ना वो कुछ अगले अगले बंदे को आप बहुत ही कम लफ्जों में समझा सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि आपको रीडिंग्स करनी, आपको पढ़नी है, बुक्स पढ़नी, सिर्फ आपको जो है ना वो इसके ऊपर काम नहीं करना, आपको बुक्स भी पढ़नी है, आपको समझ आनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये देखें, ये और ये वाला सवाल नंबर जो है ना वो 6 और सवाल नंबर 9 को देखें आप। अब ये दोनों जो है ना वो सेम है, बस ये जो है ना वो इंग्लिश में लिखा हुआ है, और ये देखें ये किस में लिखा हुआ है, उर्दू में लिखा हुआ है। अब हम करते क्या है, जो हमारे स्टूडेंट्स होते हैं, हम ऐसा करते हैं, एक ही पैराग्राफ दिया, ये भी उर्दू का है, इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दें, और जो इंग्लिश में ट्रांसलेट आपने करना है, जो आपको इंग्लिश का दिया जाता है उसे उर्दू में ट्रांसलेट करवा देते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है कि आप एक ही चीज को बार बार जब कन्वर्ट कर रहे होते हैं तो आपको पता चलता है, और कन्वर्जन्स जो हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ एग्जैक्ट वर्ड्स की बुनियाद पे नहीं हो सकती, कुछ फिगरेटिव भी होती हैं चीजें जो आपको देखनी पड़ती हैं। तो इस हवाले से आपको ये चीजें जब तक नहीं समझ आती आप वो चीजें नहीं कर सकते, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम कोशिश ये होती है हमारी कि एट द सेम टाइम आपका उर्दू का भी और इंग्लिश प्रेसी का भी जो है ना वो दोनों का ये साथ साथ चलता रहे। बाकी कुछ ऐसी चीजें हैं जो अलग अलग हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर शेर व शायरी है, तो उसको कैसे लिखना है, उसको बढ़ाना कैसे है, उसे उसमें से कैसे नंबर लेने, ये भी कुछ चीजें जो है ना वो डिस्कस की जाती हैं। और ये ऐसी चीजें हैं कि जो आपको क्रैम भी करनी पड़ सकती हैं, और इनके लिए हम बुक्स रिकमेंड करते हैं आपको ठीक है। और इनकी हमारे पास एक लिस्ट होती है, कम्प्रिहेंसिव लिस्ट, जो आपको प्रोवाइड की जाती है। और इसके अलावा आपकी रीडिंग्स पर भी डिपेंड करता है कि आप कितनी अच्छी बुक्स रीड करते हैं, क्योंकि ये सारी की सारी जो है ना वो प्रैक्टिकल बातें होती हैं, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ तक तो था हमारा इस हवाले से कि हम कंपैरिजन कर रहे थे कि इंग्लिश ऐसे, इंग्लिश प्रेसी का और उर्दू उर्दू का, ठीक है। अब एक और छोटी सी चीज जो कि ग्रामर में होती है, देखिए फॉर एग्जांपल ये एक कानून है, एक एक रूल है, इवन एन एनिमल हैज इट्स ऑन, ये कॉमन सी मिस्टेक है जो कि हम स्टूडेंट्स की फाइंड आउट करते हैं। अब यहाँ पर देखें कि हमें नहीं पता चलता, स्टूडेंट्स को नहीं पता चलता कि एनिमल हैज इट्स, या ये जो है ना वो एग्रीमेंट जो है ना वो प्रोनाउन के साथ जो है ना वो नहीं हो पाता, जिसकी वजह से मसला बन जाता है, और आपका जो करेक्ट सेंटेंस है वो इनकरेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये चीजें पढ़ाने के बाद, अब ये टोटल 80 रूल्स हैं, अब ये आपको प्रेसी में पढ़ाए जाते हैं। अब प्रेसी में पढ़ाने के बाद आपकी पैराग्राफिंग टेक्निक में ये अप्लाई करवाए जाते हैं।
अगर आपको अप्लाई नहीं करवाए जाएंगे तो आप कैसे अच्छे राइटर बन सकते हैं, कैसे आप ऐसे लिख सकते हैं। तो इसलिए हम कभी भी प्रेसी को और ऐसे को अलग अलग नहीं पढ़ाते। ठीक है। अच्छा जी। उसके बाद अब आते हैं ऐसे पर। मैंने जो आपसे बात की थी कि प्रिपरेशन ऑफ ऐसे एंड प्रेसी किस तरह से, वैसे तो मैंने आपको बता दी है कि हम जो भी प्रेसी में आपको पढ़ाते हैं, ग्रामर में आपको पढ़ाते हैं, वो आपको क्या कराते हैं, हम वो प्रैक्टिकली आपको सिखाते हैं। कैसे सिखाते हैं? देखिए फॉर एग्जांपल पैराग्राफ। पैराग्राफ बेसिकली होता क्या है, कुछ नंबर ऑफ सेंटेंसेस होते हैं। अब ये जो सेंटेंसेस हैं वो ग्रामर की बनाएंगे ना हम। नोट करें यहाँ पर, ये जो सेंटेंसेस हैं हम किसी ग्रामर को इस्तेमाल करते हुए ही बनाएंगे ना। अब वो ग्रामर अगर हमारे ठीक नहीं होगी, तो आप मुझे ये बताएं कि आप किस तरह जो है एक पैराग्राफ, अच्छा पैराग्राफ है, किस तरह लिख सकते हैं। तो आपने सिंगल पॉइंट पे लिखना है, और सिंगल पॉइंट मीन्स कि ये हेडिंग या सब हेडिंग की बात कर रहे हैं। तो अगर आपके पास सब हेडिंग्स या हेडिंग्स हैं, तो आप एक एक पॉइंट को जो है ना वो सिंगली एक्सप्लेन करते जाएंगे। किस तरह आपने एक्सप्लेन करना है, ये कुछ उसके जो है ना वो कंपोनेंट्स हैं जो कि हमने आगे यहाँ पर बड़े अच्छे से जनाब एक्सप्लेन किया। फॉर एग्जाम्पल देखें कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस है, हेल्प्स अ कंट्री टू फ्लोरिश। ठीक है। अच्छा जी, ये टॉपिक सेंटेंस हो गया। उसके बाद उसको हमने एक्सप्लेन करना है, उसे जोड़ना है, रेलेवेंट बनाना है अपने टॉपिक के साथ जो हमारी हेडिंग होगी। ठीक है, वो उसे हम एक्सप्लेनेशन कहते हैं। अच्छा, हमने एक्सप्लेन तो कर दिया, लेकिन क्या हमारी बात में कोई वजन है? नहीं। अगर हमारी बात में वजन उस वक्त तक नहीं होगा जब हम एग्जाम्पल नहीं देंगे, जब हम एग्जाम्पल पुट नहीं करेंगे, जब हम मिसाल के साथ नहीं समझाएंगे। तो ये टिपिकल सा जो एक स्ट्रक्चर है जो कि फॉलो किया जाता है पीएमएस में। वैसे तो बहुत सारे अच्छे अच्छे लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, स्टूडेंट्स हैं, यूथ है, बड़ा अच्छा लिखते हैं, लेकिन उनको वो राइटिंग नहीं चाहिए, मतलब जो आउट ऑफ द बॉक्स, वो एक क्लासिकल इंग्लिश राइटिंग है जो कि उनको चाहिए, और उस हवाले से वो डिमांड करते हैं। और हमें यही स्ट्रक्चर फॉलो करना होता है एंड तक। चाहे वो आप सीएसएस का ऐसे लिख रहे हैं जिसमें एटलीस्ट आपके पास 35 से 40 जो है ना वो हेडिंग्स होनी चाहिए, और अगर आप लिख रहे हैं पीएमएस का ऐसे, तो एटलीस्ट आपके पास जो है ना वो 15+ जो है ना वो आपके पास हेडिंग्स, सब हेडिंग्स होनी चाहिए। अगर आपने उसकी जो लेंथ है वो जो पूरी करनी है, वर्ड्स के हिसाब से जो है ना वो पूरी करनी है। तो इस तरह जो है ना वो एग्जाम्पल के साथ ना सिर्फ आपको बताया जाता है, बल्कि आपको लिख लिख के समझाया जाता है। हम आपको लिख के दिखाते हैं, देखें ये वाला टॉपिक लाइव, बिल लाइव की बात कर रहा हूँ, लाइव आपको लिख के दिखाया दिखाया जाता है। नेक्स्ट आप देखेंगे जो भी हमारे टीचर्स आपको पढ़ाने आएंगे, तो आप देखेंगे कि किस तरह से वो जो है ना वो आपको हेल्प आउट करते हैं, कि आपको क्वेश्चन इवन के सॉल्व करके या आपको ड्रॉ करके दिखाते हैं कि देखें किस तरह जो है ना ये सॉल्व होगा। और ये क्लास में लाइव होता है। और आप डेमो लेक्चर जो ऑलरेडी पढ़े हुए यूट्यूब चैनल पे या एलएमएस पे, आप वहां पर भी देख सकते हैं कि वहां पर भी इस तरह ही कुछ हमने जो है ना वो प्रोवाइड किया हुआ है, आप वहां पर देख सकते हैं। अच्छा, तो ये जो है ना वो हम लाइव चेक करते हैं स्टूडेंट्स की। अब देखें सिंपल सी यहाँ पर एक मिस्टेक है जो एक स्टूडेंट ने लिखा था। अब सिंपल सी मिस्टेक वो कौन सी है, ये देखें, ये पढ़ें, इफ वाला जुमला है, उसने कंडीशनल सेंटेंस लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर देखें कि वो किस तरह जो है ना वो लिख रहे हैं। अब ये एक ऐसी चीज है कि जो आपको ग्रामर में तो पढ़ाई जाती है, लेकिन इम्प्लीमेंट करने के लिए, क्योंकि आपका सारे का सारा ध्यान जो है ना वो लिखने पे होता है, और इम्प्लीमेंट करने पे नहीं होता ग्रामर को, तो इस वजह से क्या हो जाती है, वो बेसिक सी मिस्टेक जो आपको पता होती है कि ये चीज जो है ना वो ठीक नहीं है, तो फिर क्या होता है, तो वो आपके लिए मसला बन जाता है। इसलिए छोटे छोटे से पैराग्राफ लिखवा के, मीन्स के एक सेंटेंस में टॉपिक सेंटेंस, एक में एक्सप्लेनेशन, एक में एग्जांपल, और एक में कंक्लूजन। इससे क्या होता है, इससे आपकी पहली जो है ना वो ग्रिप बनती है, ग्रामर के ऊपर ग्रिप बनती है, और जो पैराग्राफिंग स्ट्रक्चर है उसके ऊपर ग्रिप बनती है। अब देखते जाइएगा कि ये यही सेम पैराग्राफिंग स्ट्रक्चर हम इस्लामियत पे कैसे जो है ना वो इंप्लीमेंट करते हैं, हम पाकिस्तान स्टडीज पे कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। बस ये चीज अगर किसी को समझ आ जाए और वो अगर उसके ऊपर ग्रिप हासिल कर लेता है, तो मैं समझता हूँ कि उसका सीएसएस का या पीएमएस का 70% जो है ना वो काम हो चुका है। अब बस सिर्फ सिलेबस कवर करना है और प्रैक्टिस करनी है बस। अगर वो पैराग्राफिंग स्ट्रक्चर पे एक तो महारत हासिल कर लेते हैं, और दूसरा जो है, जो ग्रामर है आपकी, जो बेसिक ग्रामर, कोई कम्प्लेक्स बातें नहीं लिखनी, कोई आपने हैवी हैवी वर्ड्स नहीं लिखने, हाई फ्रीक्वेंसी वाले वर्ड्स नहीं लिखने, कोई जरूरत नहीं है उनकी। जस्ट सिंपल एंड करेक्ट इंग्लिश। और कोई जैसे कहते हैं ना हम कि एफिशिएंसियां नहीं झाड़नी, वो वाली बात कोई भी नहीं करनी, जिससे क्या होगा, आप इजीली जो है ना वो अपना पेपर पास कर सकते हैं। हमने तो ऐसे ही किए हैं पास, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे एग्जाम जैसे पास किए हैं। 13 टाइम्स जो है ना वो मैंने प्रेसिस जो है ना वो पास किए हैं पेपर, 9 टाइम्स जो है ना वो मैंने ऐसे के पेपर पास किए हैं। तो ऑब्वियसली यही जो है ना वो हमारी स्ट्रैटेजी रही है। अब पाकिस्तान अफेयर्स के अगर हवाले से देखें, वही बात वही है। अब देखें तो ये आप डिटेल जो है ना वो देख सकते हैं, प्री पार्टीशन पोस्ट पार्टीशन जो अभी आप लेक्चर देख रहे थे, तो उसमें तमाम के तमाम जो है ना वो टॉपिक्स हमने डिस्कस किए हुए हैं जो कि पास पेपर्स में से जो है ना वो आते हैं।
आज भी वैसे आपको थोड़ा सा एक ग्लिम्स दिखाया जाएगा कि किस तरह हमारा पढ़ाने का तरीका होता है, लेकिन मजीद आप इस लेक्चर में देख सकते हैं। ये हमारा यूट्यूब चैनल पे और हमारे एलएमएस सिस्टम पे पड़ा हुआ है, तो आप इसे देख सकते हैं। लेकिन हमारा पढ़ाने का तरीका क्या होता है, अभी देखें यहाँ। हमारे पढ़ाने का तरीका सबसे पहले ये होता है कि ये आउटलाइन है, आपको आउटलाइन दी जाती है और आपको बताया जाता है कि ये आउटलाइन कहाँ से उठाई गई है, मतलब कहाँ से कंपाइल किया गया है। ऐसा भी होता है कभी एक बुक से उठाया जाता है, कभी ऐसा भी होता है कि 3-4 बुक से भी एक जो आउटलाइन है किसी एक टॉपिक की वो उठाई जा सकती है। अब देखें, असल मसला पता क्या होता है, असल मसला ये नहीं है कि आपके पास मटेरियल नहीं है। माशाल्लाह सारे पढ़े लिखे बच्चे हैं, मास्टर्स किए हुए हैं, इतना तो मतलब सबको पता है, अच्छी बेसिक इंग्लिश भी पढ़ लेते हैं और सिलेबस भी कवर कर ही लेंगे। चले विदाउट गाइडेंस जो है ना वो चले 2 महीने लग जाएंगे, 3 महीने लग जाएंगे, लेकिन फिर भी कर लेंगे। लेकिन जो सबसे बड़ा मसला है, जहां पर स्टूडेंट्स लैग करते हैं, जहां पर स्टूडेंट्स जो है ना वो पीछे रह जाते हैं, आपको पता है पीएमएस में कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू सीएसएस। तो उसमें सबसे बड़ा मसला क्या आता है, जो मेरा जो एक्सपीरियंस है अपने 15 साल का, और ये पढ़ाने का भी साथ साथ, वो ये कहता है कि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है उसमें कभी हमने इस तरह के क्वेश्चंस, मतलब के काउंट हमारे हमारे सामने आते नहीं है, सिवाय वो लोग जो सोशल साइंस के मतलब के स्टूडेंट्स हैं, लेकिन उनको भी उस तरीके से नहीं पढ़ाया जाता। अब एक बीएससी वाले बच्चे, बीएस ऑनर्स, या आप कह सकते हैं कि ये जो पॉलिटिकल साइंस वाले या इंटरनेशनल रिलेशन जो एमए करते होते थे, अब ये तो पास पेपर से उठाते थे कि यार ये क्वेश्चन आ जाना है, चलें ठीक है मैंने वो करते हैं, और वो उस तरह के क्वेश्चंस नहीं होते जिस तरह के पीएमएस में होते हैं। तो सबसे बड़ा मसला क्या होता है, क्वेश्चन को डिकोड करना, क्वेश्चंस में से पार्ट्स बनाना। और सबसे बड़ी बात, ये बहुत अहम बात है, वो क्या है कि ना सिर्फ ये, बल्कि इसी में से ही हमने क्या करना होता है, आपको ऐसे को डिकोड करना सिखाना होता है। मतलब जो भी सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे, जो मेरे सब्जेक्ट्स हैं, बेसिकली मेरी तो हर सब्जेक्ट में यही कोशिश होती है कि फॉर एग्जाम्पल देखें, अब यहाँ पर आपको करके दिखाता हूँ मैं। अब देखें, इट वाज एन ओवर रिएक्शन ऑफ हिंदूज टू द पार्टीशन ऑफ मंगोल इन 1905 दैट वाइडन द गल्फ बिटवीन मुस्लिम्स एंड हिंदूज। अगर आप ट्रैक टू पाकिस्तान में ये टॉपिक जाके पढ़ें और देखें कि इसकी वजूहात क्या थी, बल्कि यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। इसके कहने का मकसद पता क्या है, इसके कहने का मकसद ये है कि जो हिंदुओं ने जो है ना वो ओवर रिएक्शन दिया था। ओवर का मतलब क्या होता है, ओवर का मतलब ये हम कहते हैं ना कि यार ओवर ना हो, तुम ओवर हो रहे हो। ओवर का मतलब क्या होता है कि यार इतना मसला नहीं है जितना तुम मसला बना रहे हो। तो ये वही बात है कि हिंदूज जो है ना वो जितना मसला बना रहे थे ना पार्टीशन ऑफ बंगाल पे, इतना मसला था नहीं। और जिस बात पे वो बना रहे थे, और वो वजह भी नहीं थी। अब वो कैसे, देखें। अब यहां पर देखें कि हिंदूज जो है ना वो रिएक्शन टू पार्टीशन। अच्छा जी, उससे भी पहले हम एक और चीज देखते हैं, यहां पर देखें रीजंस ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल, यहां पर नोट करें। अब यहां पर कोई भी एक एग्जाम्पल, कोई भी एक मुझे वजह आप देख के बता दें, कोई भी एक वजह देख के बता दें। हालांकि देखें देखें, गौर करें, यहां पर कहीं भी लिखा होगा कि हम रीजंस को जो है ना वो क्या करेंगे, रीजंस को हम लिखेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। हम पता क्या करते हैं, स्टूडेंट सबसे बड़ी गलती पता क्या करते हैं, वो ये करते हैं कि वो एज इट इज कोई क्वेश्चन ढूंढना चाहते हैं, क्योंकि हम जो स्पेशली साइंस के बैकग्राउंड के होते हैं उनको सिर्फ वही समझ आती है। फॉर एग्जाम्पल व्हाट इज वेलोसिटी, इस तरह का क्वेश्चन होगा तो फिर मैं वेलोसिटी की डेफिनेशन लिखूंगा। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता। ये देखें, उन्होंने कहा कि ओवर रिएक्शन था, अब हमें ये प्रूव कैसे करना है, ये देखें। अब आप, मैं मिसाल के तौर पर आप देखें, इसने यहां पर कहा कि ओवर रिएक्शन था। अब देखिए मैं प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूं। अब अगर आप कन्विंस हो जाए तो मुझे बताइएगा। अब मैं कहता हूं कि यार ये जो बात है ना इसने सही कही है, क्योंकि क्योंकि पॉपुलेशन उनकी बहुत बड़ी थी, उनको एडमिनिस्ट्रेशन में मसला आता था, उनको रेवेन्यू कलेक्शन में मसला आता था, उनको कंट्रोल करने में मसला आता था। यहां पर कोई बात ऐसी नहीं लिखी हुई, कोई ऐसी लॉर्ड कर्जन ने कोई बात, जब उसने रिपोर्ट पेश की थी, कोई ऐसी बात नहीं की थी कि भाई हमने मुसलमानों को फायदा देना है। कहीं पर भी उसने ऐसा नहीं कहा था। सिर्फ और सिर्फ उसने क्या कहा था, सिर्फ और सिर्फ उसने ये कहा था कि भाई ये वाली वजूहात है। फॉर एग्जाम्पल, अगर चिट्टागोंग पोर्ट जो है ना उसकी डिस्ट्रक्शन हो रही है, इसका मतलब क्या है, रेवेन्यू कलेक्ट नहीं हो रहा। आप टैक्स लेते हैं भाई, जो भी वहां पर आता है आप टैक्स लेते हैं, आप गवर्नमेंट को फायदा होता है। प्रॉब्लम लैंग्वेज, लैंग्वेज की वजह से आपका लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना मुश्किल होता है। ये मुसलमानों का मसला नहीं था, ये अंग्रेजों का मसला था। अंग्रेजों को कंट्रोल करने का मसला था। इंडस्ट्री अगर डिस्ट्रॉय हो रही थी तो टैक्स कम हो रहा था। ठीक है, वो इंडस्ट्री को ग्रो करना चाहते थे ताकि हमारे टैक्सेस रेवेन्यू कलेक्शन में बढ़ोतरी हो। वेस्टेज ऑफ स्किल्ड लेबर, अब स्किल्ड लेबर जब काम करेंगे तो क्या होगा, वो ज्यादा कमाएंगे। जब वो ज्यादा कमाएंगे तो ऑब्वियसली क्या होगा, उससे टैक्स नेट बढ़ेगा। ठीक है, वो जो टैक्स नेट, अब इससे किसको फायदा है,
इसे किसी भी, अब देखिए इकोनॉमिक बैकवर्डनेस ऑफ ईस्ट बंगाल, ईस्ट बंगाल की बात की जा रही है, मुसलमानों की बात यहाँ पर की नहीं जा रही। और अब जब आप ट्रैक टू पाकिस्तान में ये टॉपिक पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से जो है वो समझ आएगी, और फिर आपने क्लास में आकर डिस्कस करना है। ठीक हो गया। अच्छा, तो अब ये सारा कुछ करने के बाद जो है ना वो हमने क्या कहना है, हमने कहना है कि भाई देखो, बट यहाँ पर जब हमने बैकग्राउंड लिखने हैं, अभी हम देखें यहाँ पर कि जब वो लॉर्ड कर्जन साहब आए 1899 में, तो उसने कहा कि यार ये बहुत ही बड़ा है, इसे हमने जो ना वो मतलब को डिवाइड करें ताकि हमारे लिए कंट्रोल करने में आसानी हो। और रोडें पक्की नहीं थी, वहां पर जाने में बड़ा मुश्किल होती थी, फॉर एग्जाम्पल कहीं पे दंगा फसाद हो गया, उसे कंट्रोल करने में मुश्किल होता था। तो इसलिए उसने कहा कि यार इसे जो है ना वो आप क्या कर दें, इसे आप डिवाइड कर दें ताकि हमारे लिए जो है ना वो आसानी हो जाए कंट्रोल करने में। तो ये बैकग्राउंड है। उसके बाद जब आते हैं तो ये देखें रीजंस आपके सामने हैं। तो अब आपने अपने पॉइंट को प्रूव करना है। आप कहते हैं कि ये देखें ये मैप है भाई, अब इस ये इतना बड़ा सारा था, इसको ऐसे डिवाइड करना था। अब ये तो एक फॉर्चुनेट सिचुएशन थी, अनइंटेंशनल सिचुएशन थी कि जो ईस्टर्न बंगाल में बंदे थे, जो लोग थे, उनमें से ज्यादा मेजोरिटी मुसलमानों की होगी। लेकिन ये बात अंग्रेजों को नहीं, मतलब उन्होंने जानबूझ के नहीं किया ये। ठीक है, तो जब उन्होंने जानबूझ के किया ही नहीं तो हिंदुओं का रिएक्शन ये बनता था, हिंदुओं का रिएक्शन नहीं बनता था। और जो मुसलमानों को फायदे हुए, आप ये कहेंगे जो मुसलमानों को ये फायदे हुए, ये कभी भी उसकी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट का मकसद नहीं था, ये एक ब्रिटिश गवर्नमेंट का मकसद नहीं था। अब जब हिंदुओं जो है वो अगर रिएक्शन दे रहे हैं, तो यहां पर भैया आप ये बताएं ना कि जब अंग्रेजों ने इस पॉइंट को मद्देनजर रख के बात ही नहीं की, काम ही नहीं किया कि मुसलमानों को फायदा हो, तो फिर आप किस तरह जो है ना वो ये रिएक्शन दे सकते हैं। तो वो एंड में पता क्या कहता है, दूसरा जो इसका पार्ट है, मतलब ये अभी तक हमने पहला पार्ट यहां तक डिस्कस किया, ओवर रिएक्शन को हमने डिस्कस किया। देखिए ओवर रिएक्शन में कौन कौन सी चीजें, वही सेम टॉपिक है, वही सेम आउटलाइन है। देखिए रीजंस भी मैंने आपको उसी टॉपिक में लेके मैंने बता दिया आपको। उसके अलावा जो है ना मुस्लिम रिएक्शन को भी मैं उसी ओवर रिएक्शन में ले आया हूं। देखिए आपकी स्किल है ना ये, यही स्किल असल चीज होती है जो आपको एक कैंडिडेट से दूसरे कैंडिडेट से जो है ना वो डिफरेंट करती है। ऐसा बुक्स पढ़ने से सिर्फ नहीं होता, ये आपको जहन में होना चाहिए। ज्यादातर लोग कहते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं कहते हैं नहीं सर, मैं फलां बुक पढ़ लूंगा, वो सारे भी यही सबका यही सोर्स होगा। बात ये नहीं है, बात ये कि आपका सोचने का अंदाज क्या, आपकी स्किल कितनी है, आप कितना चीजों को डेप्थ में देख सकते हैं, कितना आप चीजों को इन्फर कर सकते हैं। ठीक है, कभी भी आपको सोशल साइंस में एग्जैक्ट चीजें नहीं मिलती, आपको इन्फर करनी पड़ती हैं, आपको रिलेट करनी पड़ती हैं। ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद हिंदू रिएक्शंस भी मैंने बता दिया। अब देखिए जो दूसरा पार्ट है क्वेश्चन का, वो कहता है कि उसने गल्फ मजीद बढ़ा दिया। तो गल्फ बढ़ा दिया इसका मतलब क्या है, जो इफेक्ट आफ्टर इफेक्ट्स होंगे ना उसके, तो ये उसके इफेक्ट्स हैं। तो इससे क्या हुआ, आप देखिए मुसलमानों के हवाले से एजिटेशन पॉलिटिक्स स्टार्ट हो गई। उसके बाद कांग्रेस ये कहती थी कि भाई हम तो पूरी नेशनल, देखें इसके ऊपर सर सैयद अहमद खान ने भी ऑब्जेक्शन उठाया था कि भाई ये नेशनल कहाँ से आ गई, नेशनल इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये तो ये नेशन सब कॉन्टिनेंट जो है ना नेशंस ऑफ द नेशंस हैं, आप कैसे कह सकते हैं कि ये नेशनल है। तो आप इसका देखें, आप सर सैयद अहमद खान का यहाँ पर जो है ना वो क्या दे सकते हैं, आप आर्गुमेंट दे सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद प्रमोशन ऑफ मुस्लिम्स, पॉलिटिकल अवेकनिंग, वहां से पता चला उनको। अब देखिए ये जो भी हो रहा है किसकी वजह से हो रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ, और ये देखें वाइडनिंग वाइडनिंग गल्फ का। अब अवेकनिंग अगर मुसलमानों में, अगर मुसलमान जाग रहे हैं ना, तो इसका मतलब पता क्या है, इसका मतलब ये है कि हिंदू पीछे हट रहे हैं, मतलब हिंदुओं से वो पीछे हट रहे हैं। देखें एक चीज, इसका एक एक रुख नहीं देखना चाहिए, आपको दूसरा रुख भी देखना चाहिए। अगर मुसलमान जाग रहे हैं, पहले मुसलमान को ये लगता था कि अंग्रेज और जो हिंदू है ना वो हमारे साथ हैं, स्पेशली वो हिंदू, क्योंकि आपस में रहते थे ये। लेकिन ऐसा ऐसा उनको पता लगने लग गया कि नहीं भाई ये तो काम खराब है। ठीक है। अब अगर वो ढाका यूनिवर्सिटी, स्टैब्लिशमेंट ऑफ ढाका यूनिवर्सिटी, इसके बाद हुआ था इस्लामियत। अब देखें इस्लामियत अगर इंट्रोड्यूस करवाई जा रही है, तो पहले जो क्या कहते हैं आप, जो रवैया था अंग्रेजों का, अब वो पहले रवैया मुसलमानों के खिलाफ था, अब वो उनके प्रो होता गया। तो इससे क्या है, वो गल्फ हुआ ना। अब देखें पहले हिंदुओं की मानी जाती थी, अब इस्लामियत आ रही है, मुसलमानों की मानी जा रही है, तो ये गल्फ आ रहा है, नई चीज बन रही है। तो जिससे क्या होता है, जिससे आप समझ सकते हैं कि ये भी पॉइंट आपका यहाँ पर क्लियर होता है और ये भी पॉइंट क्लियर होता है। लेकिन कहीं पर भी, मतलब देखें यहाँ पर कहीं पर भी मेन हेडिंग में आपको ये नजर नहीं आएगा कि इस तरह की चीजें ये लिखी हो कहीं भी कहीं। लेकिन ये आपकी स्किल है, और यहाँ पर आने का आपका सिर्फ और सिर्फ ये मकसद होगा। अगर आपको लगता है कि हम बच्चों की तरह आपको पढ़ाते रहेंगे, नहीं नहीं ये भी कर लो, ये भी कर लो, ये भी कर लो, और ये छोटी छोटी चीज आपको बताते रहेंगे, नहीं।
अगर इस तरह करेंगे तो आपका टाइम बहुत वेस्ट होगा। हमारा मकसद यहाँ पर ये होता है, हम समझते हैं कि आप समझदार हैं, आप जो है ना वो आपको जब असाइनमेंट दी जाएगी आप करके आएंगे। ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पर डिस्कस नहीं की जा सकती, कुछ चीजें ऐसी हम डिस्कस करते हैं, ये वाली चीजें जो हमारे एंड पे हैं, जो आप खुद नहीं कर सकते। बाकी ये चीजें तो आपको बुक्स में मिल जाएंगी, दो तीन चार बुक्स आपको बता दें, आप वहां से जो है ना वो निकाल लेते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। लेकिन ये चीजें ना वो आप नहीं कर सकते। और हमारा हर क्वेश्चन, हर टॉपिक जो है ना उसके बाद कोई ना कोई पास पेपर होता है, और हम स्टार्ट ही क्वेश्चन से करते हैं, हम स्टार्ट ही क्वेश्चन से करते हैं। अब नेक्स्ट जो है ना वो हमारा है टॉपिक जीके वन पेपर। इस हवाले से ज्यादा हम डिस्कशन नहीं करेंगे, क्योंकि इसका ऑलरेडी जो है ना वो हमारे पास ये देख सकते हैं आपके, ये इसका पड़ा हुआ है, इसमें एलएमएस सिस्टम पे पड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं वहां पर कंप्लीट डिटेल है इसके बारे में। इसमें मजीद डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है। तो इस्लामियत के हवाले से थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि इस्लामियत को कैसे पढ़ाया जाता है। ये जो है ना आपको मैंने मैंने चीज आपको समझानी थी, बतानी थी कैंडिडेट्स को। स्टूडेंट्स पता क्या समझते हैं, स्टूडेंट्स समझते हैं नहीं पीएमएस है, सीएसएस है, पता नहीं कितना ही को कम्प्लेक्स एग्जाम है, पता नहीं क्या मसला है। तो नहीं नहीं, इसके लिए जो है ना वो तो हमें बहुत ही हैवी हैवी बुक्स पढ़नी पड़ेंगी, मतलब स्टूडेंट्स का जो एक माइंड बना हुआ है। तो ये जो मैंने आपको टॉपिक दिखाया ना, ये पता है कहाँ से है? ये बाब चहारुम है, और छठी क्लास की आपकी बुक है ये छठी क्लास की बुक में से एक टॉपिक है। और मैं आपको दिखाता हूँ, ये आपके सामने एक मैं टॉपिक लेके आने लगा हूँ। ये है एक क्वेश्चन, इखलाक व आदाब। इससे पहले अगर आप जाएं पास पेपर्स में, तो पास पेपर्स एनालिसिस को अगर आप देखें, ये देखें, इसमें आप देखेंगे एक पूरे का पूरा सिस्टम है इखलाकियात का जो है ना वो, एक पूरे का पूरा हमारे पास जो है ना वो क्या कह सकते हैं आप, एक चैप्टर है जो कि डिस्कस करता है इस चीज को। तो वो क्वेश्चन कहाँ से करते हैं आप? पांचवी, छठी और सातवीं की बुक से। और मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह बेहतरीन तरीके से जो है ना वो एक्सप्लेन किया गया है, किस तरह बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। मैं आपको भी दिखाता हूँ, यहाँ पर एक क्वेश्चन होगा इखलाकियात का, जो इखलाक निज़ाम इखलाक का जो है ना वो सिस्टम होगा, जो पाकिस्तान में इंतहा पसंद, ये पास पेपर एनालिसिस है। और इसमें अखलाकी सिस्टम, सियासी, माशी और इत्तेहाद, कुछ नहीं यहाँ पर ज़रूर होगा। खैर, अब मुझे मिल नहीं रहा, लेकिन मैं आपको ग्रुप में जो है ना वो सेंड करवा दूंगा। ये है निज़ाम अखलाक पर, ये देखें, इस्लाम के निज़ाम अखलाक पर। अब ये देखें, ये पूरे का पूरा क्वेश्चन है, इखलाक व अदाब। अब इसमें आप नोट करते जाए इखलाक की जो अकसाम है वो कौन कौन सी हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, सिर्फ एक हेडिंग दिखाऊंगा, एक हेडिंग। एक हेडिंग मीन्स के जो आप एक पैराग्राफ कह सकते हैं। तो ये देखें, अब ये वादे की पाबंदी जो है ना वो एक इखलाकियात में आता है हमारे। तो इसको देखें कि वो किस तरह लिख रहे हैं। पहले तो ये वो एक्सप्लेन करेगा, ये तो वैसे बेसिक है ना, हमें तो एक पैराग्राफ की शक्ल में लिखना होता है, तो वो आपको सिखाया जाएगा। लेकिन यहाँ से आपको क्या पता चलेगा, देखिए वो लिखता कैसे है। पहले वो वादे की पाबंदी से क्या मुराद है वो बताता है, उसके बाद अल्लाह और रसूल की बात करता है, फिर देखें सबसे पहले एग्जाम्पल देता है कुरान से, फिर सुन्नत से। कभी कभी क्वेश्चन में लिखा होता है कि आप जो है ना ये कुरान और हदीस की रोशनी में, या कुरान कुरान रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत की रोशनी में, जो है ना, ये सीरत का मतलब क्या है? सीरत का मतलब है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो आमाल हैं, मतलब जो उनके एक्शन से, उनके जरिए जो उन्होंने अमल किया वो किस तरीके से था। अब यहाँ पर देखें कुरान पाक से सबसे पहले जो है ना वो क्या दे रहे हैं, आयत दे रहे हैं। और इसी तरह हमने आयत लिखनी है, इसलिए हमने सारी आयतें जो है ना वो अलग की हुई हैं उस टॉपिक के अकॉर्डिंग, और आपको वो याद करनी पड़ती है। और फिर आपने तर्जुमा भी लिखना है। उसके अलावा दूसरी दे रहे हैं। अब जरूरी नहीं कि आप दो तीन चार आयतें देते रहें, आप एक आयत दे दें काफी है, ठीक है, अपने पॉइंट को प्रूव करने के लिए। और उसके बाद जो है ना वो आप कहाँ क्या करेंगे, देखें, ये देखें, वादे की पाबंदी सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सीरत तैयबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में। अब वो आपको एग्जाम्पल देंगे कि भी आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने किस तरीके से जो है ना वो इस जो एक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है इखलाकियात के सिस्टम का, वादे की पाबंदी, किस तरह उस पर अमल करके दिखाया। ठीक है, तो ये आपको एक बेहतरीन किस्म का जो है ना वो पैराग्राफ मिल रहा है। लेकिन मिल कहाँ से रहा है हमें? हमें ये इधर उधर की बुक से नहीं मिल रहा, हमें ये पांचवी, छठी और सातवीं की बुक से मिल रहा है। और ये देखें कितना, 15 पेजेस हैं इसके, ये इसके
15 पेजेस हैं ये, इसके ऊपर सारे का सारा पूरे का पूरा लिखा हुआ है ये। हो तो बेचारा, जो भी इसमें चीजें हैं, जो भी इंपॉर्टेंट मतलब के इखलाकियात के सिस्टम है, पूरे का पूरा ये क्वेश्चन है। और उसमें आप हर चीज में देखेंगे, यहाँ पर आपको कुरान पाक की आयत में मिलेगी, और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद और इरशाद मिलेगा, या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सीरत तैयबा है वहां से आपको कोई ना कोई एग्जाम्पल मिलेगी। ये सिंपल सा एक तरीका होता है जो आपने करना होता है, और टॉपिक्स आपने कवर करने होते हैं। और असल चीज जो है ना, वो मैं जो समझता हूँ, सिलेबस तो हर बंदा कवर करता है। जो सबसे अहम बात है और आखिरी बात है आज की इस सेमिनार की, वो ये है कि सिलेबस हर बंदा कवर करता है। जो दो अहम बातें हैं वो ये हैं कि जब तक आपको क्वेश्चन डिकोड नहीं करना आता, पहली बात, और दूसरा आप लिखते नहीं है, प्रैक्टिस करके चेक नहीं करवाते, किसी को भी चेक करवाएं जहां पर आप कंफर्टेबल हैं। अगर आप एटलीस्ट, मैं कहता होता हूँ, 6 महीने मुसलसल अगर आप नहीं लिखते, तो आप जो है ना वो सिर्फ ख्वाब देख रहे हैं। आप ख्वाबों की दुनिया में फिर रहे हैं, आप रियलिस्टिक नहीं है। आप चाहते ही नहीं है कि आप कुछ बने। ठीक है, आजकल तो मैं समझता हूँ घर बैठे आप लोगों को जो है ना वो इतनी बड़ी सपोर्ट मिली हुई है कि आप घर बैठे जो है ना वो बड़ी मजे से जो है ना वो अपनी क्लासेस लेते हैं, अपना काम करते हैं, टीचर्स को चेक करवाते हैं, आपको लाइव, और हाँ, लाइव इवेलुएशन देते हैं। आज का जो था ना वो हमारा यहाँ तक था। ये हमने आज डिस्कस करना था ये कंपल्सरी पेपर्स को। तो नेक्स्ट कल इंशाल्लाह जो 11 और 12 बजे जो हमारी क्लासेस होंगी, उसमें एक एग्रीकल्चर के हवाले से भी होगा, और बल्कि एग्रीकल्चर के हवाले से जो है ना वो शायद अलग हम करें। तो पंजाबी और ज्योग्राफी के जो है ना वो लेक्चर्स होंगे। तो उस हवाले से जो है ना वो आपने जिसको भी वो करना होगा तो वो पूछ सकता है, देख सकता है।